हेलो एवरीवन, इसमें हम इनलैंड वाटर वेज के बारे में पढ़ेंगे कि इनलैंड अंदर मतलब मेनलैंड के अंदर जो वाटर वेज हैं वो क्या होते हैं। ऑब्वियसली हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि होते क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्यों है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वाई वी आर स्पेंडिंग मनी एंड वाई वी आर मेकिंग वेज ऑन द रिवर्स एंड कनाल्स। और फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कितने वाटरवेज हैं और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। देखो, इसमें से सीधा क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो एक तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि इनलैंड वाटरवे क्या होता है। आपको एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि ये इनलैंड वाटरवे है या नहीं। और तीसरा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको बता दिया कि नेशनल इनलैंड वाटर वे 1 जो है वो कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है, और या फिर इनलैंड वाटर वे 6 जो है वो कौन सी रिवर पे कहाँ पे लोकेटेड है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो ये फैक्चुअल डिटेल है और ये आ सकती है क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर, बहुत फ्रीक्वेंटली भी आ सकती है। तो एज यूजुअली आई से आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे, क्योंकि हम इसमें छोटी छोटी सी डिटेल फैक्चुअल डिटेल्स में मैं आपको बताती जाऊंगी, वो आप उसमें नोट करते जाएंगे और ये आपको आगे यस एग्जैक्टली रिवीजन करने में हेल्प करेगी। रोड और रेल के साथ में रिवर, कनाल, बैकवाटर और क्रीक जो होते हैं, इनके नेटवर्क को ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पानी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको यूज़ लिया जाता है। और ये भी जैसा कि हमने पोर्ट्स में भी बोला था, अभी भी बोल रही हैं कि ये कोई नया मेथड नहीं है। दिस इज़ लाइक कमिंग फ्रॉम द एजेस। बहुत टाइम पहले भी नदियों को एज ए ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे यूज़ करा जाता था। अगर आप किसी मिथोलॉजिकल स्टोरी में भी पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि नदियाँ जो है वो हमेशा से ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर रोल प्ले करती है। अच्छा, अभी क्या बोलता है कि देखो ये एक यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। इट इज़ ए स्ट्रेच ऑफ द वाटर। पानी मतलब पानी का स्ट्रेच होना चाहिए, लेकिन सी का पार्ट नहीं होना चाहिए। जो कम से कम 50 टन का कैपेसिटी का जो लोड है उसको नेविगेट कर सके, उसे नेविगेबल इनलैंड वाटरवे बोलते हैं। अगर सी पोर्ट के पास है, जैसे हमने एक पारादीप देखा था। पारादीप क्या था, एक रिवर के माउथ पे था। तो पारादीप को हम सी पोर्ट में कंसिडर करेंगे, वो इनलैंड वाटरवे में नहीं होगा। और एटलीस्ट 50 टन तो उसको कैरी करने का कैपेसिटी होना चाहिए। अभी ये इसका जो कैपेसिटी है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि एक तो कितनी डेप्थ कितनी है उसकी, और दूसरा कितना टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा बिल्ड करा हुआ है वाटरवे इनलैंड्स पे। तो बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो इनलैंड वाटरवे के लिए मिनिमम कैपेसिटी 50 टन तो होना ही चाहिए। एक बार हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज का एडवांटेज क्यों है, क्यों हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना पुश कर रही है। रिसेंटली हमने एक लास्ट ईयर एक प्रपोजल के अंदर 111 इनलैंड वाटरवेज का प्रपोजल रखा गया है। 111 इनलैंड वाटरवेज का। तो अभी सोचो कि कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। तो इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो क्या है कि इनके अंदर ना लेस एनर्जी और जो फ्यूल होता है वो कंज्यूम होता है। कैसे, देखो इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं पानी के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ही चीपर होता है। मतलब ऐसा समझो कि हमें अराउंड 50 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट लगती है ना। 50 पैसा पर किलोमीटर का जो कॉस्ट है ये काफ़ी कम पड़ता है जब हम हमारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की बात करते हैं। अगर उसी मटेरियल को हम रोड से या फिर हम रेल से ले जाएं तो बहुत हेवी पड़ जाता है। जैसे कि अगर हम रेलवे से ले जाते हैं तो हमारा 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ जाता है, और अगर उसी चीज़ को हम रोड से ले जाते हैं तो हमारा 1.5 रुपया 1.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ जाता है। तो अभी देखो कि वाटर कितना चीप है। तो ये एक तो इसकी चीपेस्ट क्वालिटी, एक तो ये हो गया कि ये चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। दूसरा है कि जो रेल और रोडवेज है इनके अंदर जो ऑयल है, जो हमारा जो फ्यूल है वो बहुत लगता है। तो उसकी वजह से ऑयल की खपत काफ़ी होती है। लेकिन वाटरवे के अंदर जो रोड के अंदर यूज़ लेते हैं उसका सिर्फ 30% ही एनर्जी कंज्यूम होता है। और तीसरा क्या है कि
बहुत बड़े बड़े शिपमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा, आप रोड पे आपने देखा होगा कि ट्रक्स के अंदर सामान जा रहा है, या फिर रेलवे के अंदर आपने देखा होगा कि कभी कभी खाने का सामान जाता है, या फिर बहुत सारी लाइक कार्स वगैरह भी जाती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती। अभी आप रेल के एक डब्बे को एक शिप से कंपेयर करो, अब आप समझ सकते हो कि कितनी वास्टनेस होगी इसकी। इस एक शिप में रेल के पता नहीं 7-8 कम से कम 10-15 डब्बे आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में जो सामान है और प्रोडक्ट्स है उनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो भी कम एनर्जी और कम कॉस्ट के अंदर। और तीसरा, इसके अंदर जो है वो मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है और नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होता है। कैसे? रेल, जैसे कि मैंने बताया कि वो रेल और रोड में क्या होता है, ऑयल की खपत होती है, तो उसकी वजह से ओबियसली हमारा क्या होगा कि CO2 का इमिशन होगा हमारा। फिर वो जहाँ पे भी जाएंगे वो हॉर्न नॉक करेंगे, तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होगा। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। ये सारी इश्यूज आते हैं रोल और रेड से, रेल और रोड से। स्लिप माई टंग हियर। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनलैंड वाटरवे के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा है कि इनमें जो लेबर प्रोडक्टिविटी होती है पर ट्रांसपोर्ट यूनिट की, वो भी हाई होती है। अच्छा, और क्या काम है कि अगर एक तो इसमें एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ही कम होने की चांसेस रहते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, कि जैसे मतलब हमें जितना मटेरियल रिक्वायर होता है पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो वाटरवेज में बहुत कम लगता है। वेरेज अगर हम रेल की या फिर रोड की बात करें तो उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप ये देखो कि खुद गाड़ी के मेंटेनेंस में कितना पैसा लगता है, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है शिपिंग में इतना कॉस्टली नहीं होता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो इनलैंड वाटरवेज के होते हैं। आई होप आपने एक एक लाइन में नोट कर लिया होगा, जैसे कि लो एनर्जी कंजप्शन, लो कॉस्ट और मिनिमम एनवायरमेंट पॉल्यूशन, मैसिव गुड्स एंड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन, हाई लेवल प्रोडक्टिविटी। ये छोटे छोटे नोट कर लो एक एक कीवर्ड में, ताकि आपको रिवाइज करने में ईजी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा ओल्ड गोल्डन ग्लिटर है, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस में क्या होता है कि देखो, एक तो ये मोस्टली क्या होता है कि ये रिवर के वाटर पे डिपेंड करता है, और रिवर का जो पानी है आजकल आपने देखा, आपको पता होगा कि जो पानी है वो कम होता जा रहा है, कुछ कुछ रिवर्स तो सूख ही गई है। तो ये कंटिन्यूसली एक डिक्रीजिंग फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है रिवर्स के अंदर। तो उसकी वजह से आप कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि अगर शिपमेंट जितना ज़्यादा हैवी होगा, उसमें पानी में उतना ही ज़्यादा डेप्थ होना भी बनता है। तो इनएडिक्वेट वाटर डेप्थ भी आजकल नहीं रही है, सिल्टेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। सिल्टेशन क्या बोलते हैं, जो नीचे मिट्टी जम जाती है ना, जिसकी वजह से डेप्थ कम हो जाती है, वो भी। और इसके लिए थोड़ी स्किल, देखो गाड़ी चलाना, ट्रक चलाना, गाड़ी चलाना या फिर रेलवे चलाने में हो सकता है कि हम ऑलरेडी अच्छे खासी स्किल्ड हैं या हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड है, लेकिन इनलैंड वाटरवे का जो है ये हमारा थोड़ा नया टेक्नोलॉजी इन द केस कि हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से अभी डेवलप नहीं करा है। तो वहाँ पे हमारी जो स्किल्स हैं थोड़ी पुअर है, और हमारा जो टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन है वो भी थोड़ा पुअर है। आने वाले समय में ये भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये अभी का चैलेंज है। और ये थोड़ा मतलब रेल और रोड से ना स्लो ट्रांसपोर्टेशन भी है। रेल और रोड जो है वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, स्पेशली अगर रोड की हम बात करें तो वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन मोड है। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन मोड का बात क्या है कि समझो कि मुझे अभी नागौर में मुझे पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन के पास एक शॉप है, वहाँ पे मुझे एक सामान पहुँचाना है। और कहाँ से पहुँचाना है, मुझे न्यू दिल्ली से पहुँचाना है। न्यू दिल्ली में मुझे ओल्ड राजेंद्र नगर से एक सामान उठाना है और उसको नागौर के रेलवे स्टेशन के पास एक शॉप है, वहाँ पे पहुँचाना है। तो अब ये क्या होगा, देखो यहाँ से ये ट्रेन में भी जा सकता है, ट्रेन में यहाँ पे जाएगा तो रेलवे स्टेशन तक जाएगा और फिर रेलवे स्टेशन से शॉप तक चला जाएगा। और नहीं तो
मैं इसको ट्रक से भेज सकती हूँ, तो ट्रक से क्या होगा, ट्रक से सीधा सामान यहाँ पे उठाएंगे, वहाँ पे अनलोड करेंगे नागौर में और यहाँ पे भेज देंगे। लेकिन अगर यही शिपमेंट में वाटर से भेजती तो ये स्लोली जाता, पहले वो अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन ए से फिर इनलैंड वाटरवे शिपमेंट तक जाता, फिर शिपमेंट कहीं पे जाता, फिर शिपमेंट से वो अनडॉक होता, फिर वहाँ से वो रेल या रोड से जाता और फिर मेरी डेस्टिनेशन बी पे पहुँचता। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा स्लो है। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के वाटरवेज के। अच्छा, अगर हम इंडिया में वाटरवेज की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है कि आपको पता है कि रिवर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम ऑलरेडी रिवर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कनाल से हमारी बहुत सारे बैक वाटर और क्रीक के हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, हमारे पास अच्छे खासा वाटर रिसोर्स, इनलैंड वाटर रिसोर्स है जिससे हम हमारा जो इनलैंड वाटरवेज है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर हम नेविगेबल लेंथ की बात करें तो हमारा अराउंड 14,500 किलोमीटर लंबा नेविगेबल लेंथ है। किसका, इनलैंड वाटरवेज का, ये इनलैंड वाटरवेज का। तो इतना लंबा हम सिर्फ जो है ये इनलैंड वाटरवेज के थ्रू कवर कर सकते हैं। स्पेशली जैसे अगर हम कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ना, तो जैसे कि हमारा गोवा हो गया या हमारा वेस्ट बंगाल हो गया या हमारा आसाम हो गया या केरला हो गया, यहाँ पे क्या है कि रिवर्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो ये पूरे हिंटरलैंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो इसकी तो अगर हम एक बार मैप देखें कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे हमारे वाटरवेज हैं, तो सबसे पहला वाटरवे हमारा ये रहा जो गंगा रिवर पे बना हुआ। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। 2 हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। ये रहा 3 हमारा जिसे वेस्ट कोस्ट कनाल बोलते हैं। एंड दिस इज़ 4 को हम क्या बोलते हैं, जो कृष्णा रिवर के इस तरफ बना हुआ है, जिसमें डिफरेंट कनाल है, जैसे काकीनाडा कनाल हो गई, इल्लिरू कनाल हो गई। और नंबर 5 कौन सा है हमारा, सुंदरवन का, यहाँ पे कोलकाता में जो ब्रह्मानी रिवर पे है, ब्रह्मानी रिवर पे बना हुआ नंबर 5 है। और यहीं पे हमारा एक नंबर 6 भी है जो बराक रिवर पे बना हुआ है। तो हमारे अभी तक टोटल 6 हैं, 111 प्रपोज्ड हैं जिनको क्लियर कर दिया गया है, जो आने वाले फ्यूचर में बनेंगे। और अभी अगर हम करंट वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो नेशनल वाटरवे 1 है ये हाफ में वर्क कर रहा है। तो ये हमारे 6 हैं, इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले नेशनल वाटरवे 1 देखते हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो है ये गंगा रिवर पे बना हुआ है और ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। ये रहा इलाहाबाद हमारा यूपी में, इलाहाबाद से लेके ये इधर चुनार, वाराणसी, फिर बिहार का पटना, भागलपुर, कारागोला क्रॉस करता हुआ झारखंड का फरक्का और पाकुर के बाद ये वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता और हल्दिया तक जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें हम तो ये अराउंड 1620 किलोमीटर लंबा वाटरवे है। तो इसके अंदर अगर और भी रिवर सिस्टम की हम बात करें तो एक तो गंगा है हमारी, दूसरी हमारी हुगली रिवर जो है वो सपोर्ट उस पे बना हुआ है, और तीसरा हमारी भागीरथी रिवर पे। तो इन तीनों रिवर का जो नेटवर्क है उस पे इसको बनाया गया है। और सिटीज़ की अगर बात, तो अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे ये कौन से स्टेट्स में से होके जाता है, तो कौन कौन से हो गए, हमारा यूपी हो गया, और कौन सा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये 4 स्टेट से हमारा नेशनल वाटरवे 1 क्रॉस करके जाता है। और कौन सी 3 रिवर्स पे है ये, गंगा पे, भागीरथी पे और हुगली रिवर पे बना हुआ हमारा नेशनल वाटरवे 1 है। नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। यहाँ से देखो, ये कहाँ से, ये सादिया यहाँ से लेके बिल्कुल इनको क्रॉस करता हुआ अरुणाचल प्रदेश और आसाम को क्रॉस करता हुआ ये दुबरी तक आता है। दुबरी जो है ये यहाँ पे बांग्लादेश और आसाम के बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ एक सिटी है, दुबरी तक आता है। सादिया अरुणाचल प्रदेश से लेके आसाम दुबरी तक आता है। ये है हमारा नेशनल वाटरवे 2। तो स्टेट कौन से हो गए इसमें, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। ठीक है, कौन सी रिवर पे बना हुआ है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। कहाँ से कहाँ तक, सादिया से लेके दुबरी तक का हमारा पूरा स्ट्रेच है इसका।
नेशनल वाटरवे 3 की अगर बात करें तो ये हमारा ईस्ट कोस्ट पे है, वेस्ट कोस्ट पे सॉरी, तो ये हमारा वेस्ट कोस्ट पे है, इसे वेस्ट कोस्ट कनाल भी बोलते हैं। ये जो है ये कोलम से लेके कोटापुरम तक है। ये एक्चुअली एक नेटवर्क ऑफ कनाल्स है। आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारी कनाल्स है, जैसे ये पेरियार रिवर यहाँ पे इन्होंने लिया है, फिर यहाँ पे उन्होंने उद्योगमंडला कनाल बनाई थी, और उसके बाद ये वेम्बंद लेक जो है ये भी इसका एक पार्ट है, और पंबा रिवर जो है ये भी इसका पार्ट है। तो अगर इसको पूरी तरीके से देखें हम तो इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ रिवर एंड कनाल। जैसा कि हमने देखो इसमें क्या देखा था कि ये सिर्फ रिवर है, इसमें कनाल्स नहीं है, पूरा का पूरा ये रिवर पे बना हुआ है। वेरेज जो 3 है ये जैसे पेरियार रिवर और पंबा रिवर हो गई, फिर लेक्स हो गई, वेम्बंद लेक हो गई, और यहाँ पे चंपकरा लेक और उद्योगमंडला कनाल भी हो गई है। तो ये नेटवर्क रिवर्स और कनाल्स का है, और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट कोस्ट कनाल। वेस्ट कोस्ट क्यों, क्योंकि ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा नंबर 3, और ये है कौन से स्टेट के अंदर बोलेंगे इसे हम, केरला के अंदर, लोकेटेड है केरला के अंदर, राइट। फिर हम चलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 4 पे। नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है ये भी कनाल्स और रिवर्स का नेटवर्क है, इसमें रिवर्स भी हैं और कनाल्स भी हैं। और ये कौन से 2 स्टेट्स के अंदर हैं, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कवर करता है हमारा नेशनल वाटरवे 4। अच्छा, ये किस किस को कनेक्ट करता है, देखो ये काकीनाडा को पुडुचेरी से कनेक्ट करता है, ये रहा हमारा पुडुचेरी, और यहाँ पे हमारा काकीनाडा। काकीनाडा को पुडुचेरी से कनेक्ट करता हुआ हमारा नेशनल वाटरवे 4 है। इसमें कौन कौन सी कनाल्स है, इसमें काकीनाडा पुडुचेरी कनाल जो है ये 2 रिवर के साथ इंटीग्रेटेड है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट कौन से 2 हो गए हमारे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। रिवर्स कौन सी हो गई हमारी, कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर। और कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है ये, काकीनाडा से लेके पुडुचेरी तक का हमारा पूरा स्ट्रेच है नेशनल वाटरवे 4 का। फिर हम नेशनल वाटरवे 5 की बात करते हैं। नेशनल वाटरवे 5 को ईस्ट कोस्ट कनाल भी बोलते हैं। ईस्ट कोस्ट कनाल क्योंकि ये हमारे ईस्ट कोस्ट पे है, और ये कौन से 2 स्टेट्स में है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप आई होप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, तो आप ये भी नोट कर लो कि कौन सी 2 स्टेट्स में है, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के अंदर। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो कौन सी रिवर से, ब्रह्मानी रिवर के ऊपर बना हुआ है, महानदी रिवर, माताई रिवर। 3 तो ये रिवर्स है हमारी, और उसके बाद में कुछ कनाल्स है हमारी। तो इट इज़ ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ रिवर्स एंड कनाल्स, ठीक है। और रिवर्स कौन सी है, ब्रह्मानी रिवर, लिख लो ब्रह्मानी रिवर, महानदी रिवर और माताई रिवर। इन तीनों रिवर्स पे बना हुआ हमारा ईस्ट कोस्ट कनाल है, जो कि हमारा नेशनल वाटरवे 5 भी कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा नेशनल वाटरवे 6। ये प्रपोज्ड है अभी, ये बाराक रिवर पे बनेगा। ये देखो यहाँ पे लाखीपुर से होता हुआ भांगा तक जाएगा ये। दिस इज दी पाथ ऑफ बराक रिवर, ये बराक रिवर का पाथ है। तो उसी रिवर पे जो है ये वाटरवे बनाया गया है। और ये कौन से 2 स्टेट्स, ये आसाम के अंदर है मोस्टली, आसाम के अंदर लाखीपुर से भांगा तक का जो हमारा वाटरवे है उससे हमने क्या बोला है, वाटरवे 6। एक बार हम इसको देख लेते हैं, पूरी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पे है। नेशनल वाटरवे 1 गंगा, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे 3 रिवर्स एंड कनाल्स, पेरियार रिवर, पंबा रिवर। नेशनल वाटरवे 4 इट्स ऑन रिवर्स एंड कनाल्स, रिवर कौन सी है, कृष्णा एंड गोदावरी। नेशनल वाटरवे 5 इट्स ऑल्सो अ नेटवर्क ऑफ रिवर्स एंड कनाल्स, रिवर कौन सी है, ब्रह्मानी, महानदी और माताई रिवर। और यहाँ पे हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 6 कौन सी रिवर पे, बराक रिवर पे। तो ये इनलैंड 6 इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हो गए हैं जो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। अभी आप इनमें से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो ये हमारा इनलैंड वाटरवेज का यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।